बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। इस दुआ के साथ इब्तिदा करते हैं इस हफ्ते की कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे महफूज होंगे। और बात करते हैं ईरान अमेरिका इसराइल जंग की, जिसमें पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान का किरदार ऐसा है कि दुनिया की नज़रें इस वक्त उस पर टिकी हुई हैं और खित्ते में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं वो इस वक्त जारी हैं। इस हवाले से पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का गुज़िश्ता रोज़ मुशावरती इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें खित्ते की मजमूई सूरत हाल, कशीदगी में कमी और मुश्तरका सिफारती हिकमत अमली पर गौर किया गया। मुज़ाकरात के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बताया कि चारों ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाने का फ़ैसला किया गया है, जो मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका इक़दामात को आगे बढ़ाएगी। On the current regional situation, we also discuss the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. We have remained actively engaged with the US leadership as well as part of our efforts to de-escalate the situation and finding a peaceful resolution of the conflict. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. The foreign ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation, and create conditions for structured negotiations between relevant. और उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारे में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ईरानी तेल पर कब्जा करना मेरा पसंदीदा ऑप्शन है। अमेरिका ईरान के तेल पर कंट्रोल हासिल कर सकता है और खर्क जजीरे जैसे अहम बरामदी मरकज़ को बहुत आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है। उन्होंने दावा किया कि ईरान इस मुकाम पर मौसर दिफा नहीं रखता। मजीद ये कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर्स की तादाद, जिन्हें ईरान ने इजाज़त दी, अब बढ़ाकर 20 कर दी गई है, जो खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल की निशानदेही करती है। So we've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force is gone, we know that. But we destroyed many targets today. It was a big day. और यही तमाम तर सूरत हाल है जिस पर हमने गुफ्तगू करनी है। गुफ्तगू करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं आमिर असराना साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से। आमिर साहब, जिस तरीके से ये जो इजलास था इस्लामाबाद में, 4 वज़राए ख़ारजा की एक मीटिंग हुई, क्वाड टॉक्स हुई, उसको आप कैसे देखते हैं? गुज़िश्ता रोज़ सूरत हाल को बड़े करीब से आपने ऑब्ज़र्व किया, क्या तय पाया है कल की इस मीटिंग में? देखें, अभी आपने इसहाक डार साहब की गुफ्तगू सुनाई जो इस मीटिंग के बाद उन्होंने की, और उसके बाद सदर ट्रंप की गुफ्तगू सुनवाई। सदर ट्रंप की गुफ्तगू तो ये है कि वो एक कदम आगे एक कदम पीछे, और उस गुफ्तगू का एक हिस्सा मैंने ये भी सुना कि वो कह रहे थे कि मुझे ये यकीन नहीं था कि ईरान के पास इतने दिफाई इक़दामात मौजूद हैं, यानी जो उनकी तसल्ली की है ईरान ने 1 महीने में, उनको ये भी पता नहीं था। तो ये इंटेलिजेंस की आलम एक तरफ तो वो था कि जो ईरानी क़यादत को उन्होंने फ़ौरन निशाना बनाया, लेकिन ईरानी क़यादत ने जून के बाद से लेके और जिस तरीके से अपनी दिफाई इक़दामात किए थे वो इनके पास नहीं थे। पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ वो काम कर रहे थे जो ईरान की क़यादत के अंदर घुसी हुई थी, चाहे उसे रा कह लें, मुसाद कह लें, CIA कह लें। अब जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी वो जाहिर है वो इसलिए नहीं थी कि 4 मुल्कों ने अपने आपस के ताल्लुकात को देखना था, वो थी ईरान, अमेरिका, जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, उसके अंदर तुर्की और मिस्र बिल्कुल मौजूद हैं, और सऊदी अरब पहले दिन से पाकिस्तान के साथ इस मामले में इस तरह मौजूद है कि एक तरफ हम सऊदी अरब को कायल करने में कामयाब रहे हैं कि वो फुल जंग में ना आए, कि जिस तरीके से उनकी सॉइल पे हमला हो रहा है जो अमेरिकन अड्डों पे ईरान की तरफ से हो रहा है,
और बाकी जगहों पे भी गए हैं तो इंटरसेप्ट किया जा रहा है। और यही काम ईरान से भी पाकिस्तान ने कराया और पहले मरहले में ईरान के सदर ने माजरत भी की कि गलत हुआ। लेकिन जाहिर है कि जब जिस मुल्क पे जंग हो और उस पर हर तरफ से आप मिसाइल बरसाएं तो वो तो फिर अपना दिफा का हक रखता है। पाकिस्तान इस पोजीशन को मेंटेन रखते हुए इस मीटिंग को इस तरह कर रहा था कि जो सदर ने कहा ट्रंप ने कि हमें यकीन है कि पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, और इसहाक डार साहब ने ये कहा कि हम मेज़बानी के लिए और सालिसी के लिए हर तरह से तैयार हैं इस मामले में। तो कोशिशें हमारी चल रही हैं, ख़त्म नहीं हुई। झंडों का, पाकिस्तानी झंडों के साथ 10 जहाज़ों की जगह 20 जहाज़ों की गुजरगाह बनाना, ये एतमाद साजी के इकदाम है। ईरानी स्पीकर का नाम भी सदर ट्रंप ने लिया। जाहिर है इस वक्त मरहले में फ्रंट लाइन पे वो मौजूद है, और इन्हीं लोगों के कुछ लोगों की हमने निशानदेही की थी कि इसराइल उनको निशाना बना रहा है, और आखिरी वक्त में अमेरिका ने उनको रोका इसराइल को कि इस किस्म की हरकत ना करें, ताकि जो टॉक्स हो रही हैं, क्योंकि प्रेशर तो सदर ट्रंप पे आ रहा है ना, बुनियादी तौर पे उनके मिड टर्म इलेक्शन खराब हो रहे हैं, जो नारे लगा के आए थे कि मैं अमन के लिए आऊँगा, मैं जंगे रुकवाऊंगा, और वो जंगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और अमेरिकन अवाम उनके लिए, उनके खिलाफ आ गए, इसराइल के अवाम निकल आए हैं, तल अवीव में मुजाहरे हो रहे हैं। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान एक ऐसी तनी हुई रस्सी पे चल रहा है जिसमें उसे हर कदम सोच समझ के रखना है। पाकिस्तान के अंदर माशी, सियासी तमाम मामलात को देखना है। सिफारती सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो टीम, यानी वजीर आज़म, डिप्टी वजीर आज़म और फील्ड मार्शल, हर मैदान में तीनों मिलके एक बेहतरीन पॉलिसी बना के लेके चल रहे हैं कि बिल्कुल सही सिमत में पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। और आपको अंदाजा होगा उसका कि जो शोर तल अवीव और न्यू दिल्ली में हो रहा है, आप इंडियन मीडिया को देख लें कि किस तरीके से वहां शोर मचा हुआ है कि हमारे साथ क्या हुई, दुनिया में इररेलेवेंट होकर रह गए। तो ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी और यही इजलास के इनेकाद का बुनियादी मरकज था। आमिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। डॉक्टर जमील से भी राय लेते हैं इस हवाले से। डॉक्टर साहब, आपका तो एक तवील सर्विस में भी एक तवील जो है अरसा आपने गुजारा है, और सिफारतकारी के हवाले से हम कहते थे कि 2025 जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल है, लेकिन ये 2026 के आगाज़ में जो माइलस्टोन अचीव किया है, ये आमिर इलियास राना साहब भी उसका जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे उभर कर दुनिया के नक्शे पर एक दोबारा नुमाया हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जिसमें मीडिएशन पाकिस्तान के पास इतनी स्ट्रांग हो। जी हाँ, पहले तो मधु करने का शुक्रिया और सुबह बखैर। ये बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान के लिए ये जो फॉरेन पॉलिसी की उड़ान है ये माजी करीब में नहीं देखी गई, और ख़ास तौर पर मार्का हक के बाद जिस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी जिस हर ट्रेजेक्ट्री पे जा रही है हर आने वाले महीने में और हर आने वाले हफ्ते में, तो उस पर यकीनन वतन अजीज़ के तमाम अफराद को खुशी होनी चाहिए और फ़ख्र भी होना चाहिए। वो साथ साथ वतन अजीज़ के तमाम अफराद और दुनिया के लोग वो देखना चाहते हैं कि इसके क्या समरात हो। असल चीज़ है कि नेक नीति के साथ पाकिस्तान ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, और पाकिस्तान कोई पहली दफ़ा ये नहीं कर रहा है। 1971 में भी पाकिस्तान की ही एफर्ट की वजह से अमेरिका और चाइना करीब आए और अमेरिका ने चाइना को तस्लीम किया। इसी तरीके से दुनिया की बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं किरदार रहा है, और जिसमें ओस्लो कार्ड तो खैर उसमें और बहुत सारे ममालिक थे पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन उससे हटकर जो जेनेवा कार्ड था सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के साथ, वो भी। और हाल ही में अगर आप देखें तो आप ये जो तालिबान के साथ दोहा कार्ड है उसमें पाकिस्तान ने पसपर्दा रह के बताया। एक और चीज़ जिसका तस्करा नहीं हो रहा है, और हमारे एक बहुत ही माया नाज नामवर सफारतकार जमशेद मार्कर, उनकी कोशिशें और काविशें शामिल थी ईस्ट तिमोर के मामलात को भी हल कराने के लिए, और वो भी इसी तरह बैक चैनल डिप्लोमेसी। उनको ख़ास तौर पर उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने उनको एक स्पेशल एनवाई के तौर पर अपॉइंट किया था, जिसके नतीजे में ईस्ट तिमोर में सुकून आया और एक हो गई। इसी तरह मैं आपको बहुत सारी मिसालें देता हूँ। इस बात पर वापस आ जाते हैं कि पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक एजाज़ की बात है, और साथ साथ ऐसे मौके पर जबकि पूरी दुनिया की सेंसिटिविटी बढ़ गई है, दुनिया में जो इस वक्त माशी डिज़ास्टर आया हुआ है और वो आगे बढ़ता नज़र आ रहा है, सारी दुनिया के अफराद आप देखें उसका नतीजा क्या हुआ। कल और परसों जो जुलूस जलसे निकले हैं अमेरिका में और दुनिया के बाकी इलाकों में, उसमें जो रिपोर्ट्स सामने हैं
और 9 लाख अफराद 3030 मकामात और इवेंट्स में मुख्तलिफ टाइम पर शामिल हुए हैं। 9 लाख अफराद का एक मुल्क में मुख्तलिफ टाइमिंग, मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ इवेंट्स में शामिल होना, आप अंदाज़ा करें कि उस मुल्क के सरबराह पर उसका क्या प्रेशर होगा। यकीनन डोनाल्ड ट्रंप पे उसका प्रेशर है, यकीनन उनकी टीम पर उसका प्रेशर होना एक नेचुरल सी बात है, यकीनन उनकी अपोजिशन जो है और उनके जो दाना लोग हैं उन्होंने आवाज़, आप अंदाज़ा करें परसों जो एक्स मिलिट्री जर्नल्स हैं अमेरिका के, वो टीवी पर आ गए और जी उन्होंने कहा हाँ। कि ये जंग हमारे मफाद में नहीं है, ये जंग हमारा जीतना मुश्किल काम है वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ों को अगर अयादा करें। डॉक्टर साहब, ये अंदरूनी प्रेशर खतरात भी पैदा कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इस पर भी हम बात करते हैं। आमिर साहब, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं, एक तरफ मुज़ाकरात जिनकी सालसी जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है इस वक्त दोनों जानिब, ताकि ख़ित्ते की जो कशीदा सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी सदर का रोज़ाना की बुनियाद पर एक तो ये कि जीत का दावा करना और दूसरा ये कि फिर ईरान को धमकियाँ भी लगाना, क्या ये टाइम गेन किया जा रहा है? और जिस तरीके से आज उन्होंने इजहार कर दिया अपनी ख्वाहिश का कि ईरान के तेल पर जो है वो कब्ज़ा करना उनका पसंदीदा उनकी चीज़ है, जिस तरीके से उन्होंने इजहार किया अपनी राय का, आपको लगता है कि ये इतना ही आसान है जितना आसान समझकर अटैक किया गया था ईरान के ऊपर, और ये एतमाद का फुकदान नहीं हो जाएगा क्योंकि बयानात में तजाद है, मुज़ाकरात की बात है और फिर दूसरी तरफ ये? देखिए, इसमें मैं छोटी सी बात पिछले हिस्से से रह गई थी कि पाकिस्तान ने चाइना को भी एतमाद में लिया और चाइना पाकिस्तान की इस पॉलिसी के साथ खड़ा हुआ है क्योंकि हमारा देरीना दोस्त है। आप देखें ना कि तेहरान हो, रियाद हो, बीजिंग हो, मॉस्को हो, वाशिंगटन हो, दोहा हो, अबू धाबी हो, जहां पे भी चले जाएं पाकिस्तान हर एक के साथ बात कर रहा है। कहीं से पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसा फिक्र नहीं आया जिससे ये कहें कि हम कोई डबल गेम कर रहे हैं या हम किसी के साथ और किसी के खिलाफ हैं। तो ऐसे में आप देखें कि जब पासदारान इनकलाब के खातमुन नबीन हेडक्वार्टर से जो बयानात आते हैं, जो ईरान की मुख्तलिफ फौजी क़यादत या सियासी क़यादत देती है, ये कोई सीज फायर तो नहीं हुआ ना कि इसके ऊपर हम ये शुरू कर दें कि जी आप बयान क्यों दे रहे हैं। अमेरिका आया था इसराइल के साथ बिल्कुल ताकि ईरान की रिजीम भी चेंज करे, जिस तरह उन्होंने एक ख्वाहिश रखी और सदर ट्रंप ने कोई छुपाया भी नहीं कि हम तो ले सकते हैं जजीरे को और तेल पे ले लेंगे, लेकिन उसको बरकरार कैसे रखेंगे। जो कुछ अभी तक उनके हवाई जो अड्डे उन्होंने रखे हुए हैं पूरे खलीज में, जो कुछ वहाँ हो रहा है, ईरान जिस तरीके से जवाब दे रहा है, ये चाहे ट्रुप्स ले आए, ला सकते हैं, 20 मील का फासला है ना फिर उस जजीरे से मेन ईरान का, तो फिर ये इनकी जिंदगी आसान तो नहीं रहेगी जो लोग आ जाएंगे। ये सब चीजें एक दूसरे के साथ सिफारतकारी में चलती हैं, ये जंगी हरबे हैं, सिफारती हरबे हैं मेरे ख्याल में। चूंकि साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टॉक्स अच्छी चल रही हैं, वो दोनों दे रहे हैं। एक तो उन्हें अपने पब्लिक मासेस में जाके जवाब देना पड़ेगा, जो जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि वहाँ मिलिट्री जनरल्स रिटायर्ड आ चुके हुए हैं, लोग आ चुके हैं मैदान में, पूरी दुनिया में लोग इस पे बात करें। पूरी दुनिया की फिक्र नहीं होती ट्रंप को या किसी भी अमेरिकन को किसी पॉलिसी में, उन्हें अपने लोगों की परवाह होती है। और ये खैर अपने लोगों को भी इतनी खास परवाह नहीं रखते, लेकिन मिड टर्म बड़ा करीब है और जो पोल्स आ रहे हैं वो इनके सरासर खिलाफ आ रहे हैं। इन वजूहात की बिना पे पाकिस्तान की गुफ्तगू वो सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और एक वो विन विन किसी पोजीशन चाह रहे हैं। चाहे वो ईरान की सूरत हो, ईरान कहता है कि नहीं हम सीज फायर नहीं करेंगे, आप हमसे मुआहिदा करेंगे आइंदा हमले ना करने का, हम पे पाबंदियां उठाने का और हरजाना देने का। ये वो मेन पॉइंट्स हैं, इसी तरह अमेरिका ने रखे हुए हैं। तो इसके बीच में ही रास्ता बनाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये भी देखना पड़ेगा, जो ईरान मुतालबात कर रहा है वो बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं और इसके साथ साथ अगर ऐसे मुतालबात पे अमल दरामद हो जाता है, जंगबंदी हो जाती है, तो उस सूरत में भी ईरान के मुफाद में ये सब चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और खित्ते में वो जिस तरह से जिस ताकत के साथ उभरता हुआ नजर आ रहा है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, पहले नजर नहीं आया। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त बहरी बेड़ा एक और ट्राइपोली जो है यूएस का बहरी बेड़ा एक और पहुंचा दिया गया है, 3500 उस पर फौजी तैनात हैं और जो नफरी है उसमें इजाफा किया जाने लगा है। इससे पहले हमने देखा कि पहले एक बहरी बेड़ा भेजा गया, कहा गया कि ये सिर्फ जो है इकदामात जो हैं प्रिकॉशनरी मैयर्स के तौर पर लिए जा रहे हैं, फिर हमने देखा कि बाकायदा जंग का आगाज़ कर दिया गया। तो अब आपको ये लगता है कि फुल स्केल वॉर में अब बूट्स ऑन द ग्राउंड भी होने वाले हैं, जितनी तादाद में वहाँ पर फौजी इकट्ठे हो गए हैं अमेरिकी? देखें, जितनी हाइट पर डोनाल्ड ट्रंप इसको ले गए हैं इजराइल के कहने पर, और इजराइल क्योंकि उसकी मंशा यही है कि किसी तरीके से
इसका कोई एक अंजाम निकले और ईरान हमेशा के लिए एक मज़ाहमती जो हमारे सामने मुल्क है या एक मज़ाहमती दीवार है उसको हमेशा के लिए गिरा दी जाए। तो ये तो इज़राइल की कोई आज की ख्वाहिश नहीं है, दरीना ख्वाहिश है, पूरी दुनिया को इसका इल्म है। और पूरी दुनिया को इसका इल्म भी ये है कि नेतन्याहू ने 7 चक्कर लगाए 11 महीनों में, पिछले 11 महीनों में जंग शुरू होने से पहले वाइट हाउस के, और आखिरी मरतबा बैकडोर से गए जहां उन्होंने पूरा वार प्लान डिस्कस किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये जेडी वेंस ने गिला किया है परसों टेलीफोन पर नेतन्याहू से और बताया है कि आप तो अपना प्लान लेके आए थे, आपने डोनाल्ड ट्रंप को मनवा लिया और अब इस जंग में जो है ये तो बड़ी तूल पकड़ती जा रही है। ये बात लीक होके सामने आ गई है जेडी वेंस की गुफ्तगू नेतन्याहू से। तो ये बात हकीकत से भी बहुत करीब है। हम भी इस चीज़ को समझते हैं कि जिस उजलत में ये काम शुरू किया, क्योंकि पहले तो जो नेतन्याहू ने और डोनाल्ड ट्रंप ने समझा, नेतन्याहू ने समझाया और इजरायली लॉबी ने उसको उस पे इन्फ्लुएंस डाला व्हाइट हाउस पर, तो उस पे उसका नतीजा ये निकल गया। और फिर अभी जब उनको शुरू किया उन्होंने ये काम अमेरिका ने, तो उस वक्त 3-4 दिन की बात थी, बस हमला करना था। आनन फानन में उनकी लीडरशिप जिस तरह 49 को तो पहले दिन ही उन्होंने पनाह कर दी और उनके रहबर को, तो उन्होंने सोचा कि उसके बाद वही लोग जो दिसंबर और जनवरी में निकले थे वो जौक दर जौक निकल आएंगे, अपनी तनसीबात को और अपनी इंस्टीट्यूशंस को जाके टेक ओवर कर लेंगे और फौरी तौर पर हुकूमत चेंज हो जाएगी। और यही एक प्लान था। इस प्लान के तहत वो अपनी ट्रॉफी लेके वापस अमेरिका में जाके मिड टर्म इलेक्शन भी जीतते और इजराइल के लिए भी हमेशा के लिए मसला हल हो जाता। लेकिन ये मामला तो उल्टा पड़ गया, क्योंकि आप आज गुज़िश्ता शब की बात ही करें तो इंटेंसिटी तो बढ़ रही है। पावर प्लांट पर हमले हो रहे हैं, केमिकल पावर प्लांट इजराइल पे जो हमला हुआ है, इजराइल की कल सस्पेंड हो गई उनकी पार्लियामेंट की मीटिंग, क्योंकि इतने मिसाइल वहां दागे जा रहे हैं। लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई कि 23 घंटे बंकरों में इजरायली रह रहे हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल प्रेशर तो बिल्डअप हो रहा है। आमिर साहब, जिस तरीके से भी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, ऑलरेडी अमेरिका में जिस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं, अंदरूनी एक प्रेशर है, मिड टर्म इलेक्शंस भी करीब हैं, आपने भी जिक्र किया, डॉक्टर साहब ने भी किया, किस तरह के खतरात डोनाल्ड ट्रंप के लिए पैदा हो सकते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की टीम के एक डायरेक्टर थे जो जोसेफ नाम था, उन्होंने जो खत लिखा था रिजाइन करने का, उसमें जेडी वेंस वाली सारी गुफ्तगू मौजूद थी कि अमेरिका ने अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द इसराइलीज ये हमला किया और उतने करीबी लोग मौजूद थे जो इसराइल के साथ थे, उन्होंने सदर ट्रंप को ट्रैप किया और ये हमला करा दिया। अब जेडी वेंस आगे सामने कि चीजें तो क्लियर हो गई। अब जो सदर ट्रंप गुफ्तगू करते हैं ये उनकी आदत है, लोग उनको इसीलिए संजीदा भी नहीं लेते कि उनकी बात बाएतबार नहीं होती। लेकिन अब वो फंस गए हैं। उनके वाइस प्रेसिडेंट उनकी इस गुफ्तगू के साथ सहमत नहीं है जो इसराइल की लॉबी के ज़रिए असर उन्होंने कर ली। उनके अंदर की इंतजामिया बात कर रही है, पूरी दुनिया बात कर रही है, फिर गल्फ ने और यूरोप दोनों ने इनकार किया है वाज़े तौर पे, बड़ा खुल्लम खुला, खास तौर पे सऊदी अरब ने, कि वो इनके साथ नहीं खड़े हुए आके। ये तो था ना कि इशारा करेंगे और पता नहीं गल्फ वाले भी सारे खड़े हो जाएंगे और यूरोप भी खड़ा होगा। सबको अंदाजा हो गया कि ये स्ट्रेटेजिकली कोई वार ऐसी नहीं बनी कि अमेरिका जीत भी जाएगा और हमें कोई फायदा भी होगा। माशी तौर पे पूरा यूरोप फंसा हुआ यूक्रेन वाली जंग से, उनकी जो महंगाई उससे आई वो वापस नहीं हुई, बल्कि अब मजीद वहां पे रोजाना की बुनियाद पे, चाहे वो पैसे पैनी की बुनियाद पे हो रहे हों, लेकिन हो रहे हैं और उसको बड़ा काउंट किया जाता है। पाकिस्तान जहां दुनिया में अमन का पैगंबर बना है, वहां पाकिस्तान को अपनी बका के लिए भी इश्यूज हैं। पाकिस्तान को अपने दिफा का इशू नहीं है, सियासी और जो माशी मसाइल हैं उनको पाकिस्तान लेके चल रहा है। हमारा दिफाई मुआहिदा सऊदी अरब के साथ है। हमारे फील्ड मार्शल की गुफ्तगू में तजाद नहीं होता। जिस तरीके से हमने 4 घंटे में इंडिया को लिटाया और फिर जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने राब्ता किया तो जिस अंदाज से उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम रुकने के लिए तैयार हैं, आपने रिक्वेस्ट की है और इंडिया की तरफ से आई है। मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा कि जिस दिन फील्ड मार्शल का टाइटल दिया गया प्रेसिडेंसी में, तो वहां तमाम टॉप ब्रॉस मौजूद थी। मैंने बराह रास्त पूछा कि ये सीज फायर में इंडियंस का इशू क्या था, तो जवाब जो मुझे मिला वो ये था कि हम फौजी हैं और दूसरी फौज का पर्दा रख रहे हैं, वरना उनकी हालत बहुत बुरी थी। तो ये बात अमेरिका के प्रेसिडेंट को समझ आई कि एक ताकतवर आदमी ही ये बात कर सकता है कि जब वो जीत भी रहा हो, दुश्मन भाग रहा हो और डर रहा हो, तो आप सीज फायर कर लें कि हमारा मकसद जारियत नहीं,
हमारा मकसद दिफा था। तो पाकिस्तान की इस बात को ईरान भी समझता है, दुनिया भी समझती है, इसीलिए हमारे साथ दिफाई मुआहिदा भी हुआ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को कोई दिफा का इशू नहीं है कि ये हमारे जब DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी बार बार कहते हैं कि तुम ऊपर से आओ, नीचे से आओ, पीछे से आओ भारत, हम हर तरफ से तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे साथ हालत क्या होगी। तो ये हम बड़ी दिफा में मजबूती के साथ बात करते हैं और दुनिया इस बात को समझ रही है और हमारी यही ख्वाहिश और कोशिश है कि ये मसला जितनी जल्दी मुमकिन हो हल हो सके। उसको हल कराने की पूरी कोशिशें पाकिस्तान तो कर रहा है। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर जमील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस पर आपने अपना तबसरा पेश किया। और जानने की बात यह है कि यहाँ पर टाइमिंग बहुत मैटर करती है और मिड टर्म इलेक्शन से पहले ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाना यकीनन डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी का बायस है। और इस वक्त जितनी भी फुटेजेस आप देख रहे हैं उसमें वो परेशानी उनके चेहरे से आया है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात ज़रा PSL के हवाले से कर लेते हैं। कराची किंग्स के खिलाफ मैच लाहौर कलंदर्स के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ और कराची किंग्स ने 129 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल कर लिया। मैच के आखिरी ओवर में पहले कराची किंग्स को 14 रन दरकार थे, लेकिन बॉल की साख्त ख़राब होने और मुबैना छेड़छाड़ के शुबे पर लाहौर कलंदर्स पर 5 रन की पेनल्टी आयद की गई। फिर बॉल भी तब्दील कर दिया गया। आखिरी ओवर में अब हारिस रऊफ को 9 रन का दिफा करना था। पहली बॉल पर खुशदिल शाह का सिकंदर रजा ने इंतहाई शानदार कैच लिया और दूसरी और तीसरी बॉल पर अब्बास आफरीदी ने बाउंड्रीज लगाकर जो 4 विकेटों से फतह दिला दी कराची किंग्स को। उधर लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच में मुबैना बॉल टेम्परिंग का जो मामला है उस पर भी समाअत हुई और ज़राए ये बता रहे हैं कि फ़खर जमान ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। फ़खर जमान के इनकार के बाद मज़ीद समाअत आज होनी है। मैच रेफरी ने लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान और टीम मैनेजर को तलब भी कर लिया है। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच के 19वें ओवर के इख्तिताम पर अंपायर से गेंद तब्दील की थी। ये सारी सिचुएशन है जिस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलीम खालिक साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक। और क्रिकेट पे बात होनी चाहिए थी लेकिन अब किस्मती से कंट्रोवर्सीज आ रही हैं PSL में। पहले बॉल वाला वाकया आया, अभी ये दूसरी चीज। सलीम भाई, ये क्या सूरत हाल, इतना क्या हो गया कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट होना शुरू हो गई? ये मैच स्लिप आउट हो गया है लाहौर कलंदर्स के हाथों से। आपको क्या लगता है ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है जिसमें उन्होंने 5 रन भी ले लिए और फिर बॉल भी तब्दील किया, क्या खाली बॉल तब्दील करने पर बात जो है वो संभल नहीं सकती थी? पहले तो देखिए, बात यह है कि वो फुटेज आपने भी देखी होगी, मैं भी बार बार उसको देख रहा हूँ। 2 या 3 सेकंड का है कि फखर ने ना बॉल पे कुछ ऐसे कर रहा है और उसके बाद वो वापस दे देते हैं बॉल। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 2 या 3 सेकंड में क्या वो बिल्कुल कोई इतने बड़े नाखून थे उनके कि वो उन्होंने यूं करके बॉल किया, सोच रहे हैं बॉल बिल्कुल खराब हो गई या क्या हुआ? ऐसा कुछ इतना हार्श डिसीजन कि बस दिखा के भाई कैमरे में नजर आया कि जी बॉल का है, उन्होंने यूं हाथ में लेके ऐसे किया है। कभी कभी बॉल पे ऐसा भी होता है, कोई चीज चिपक जाए तो आप उसको साफ कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन 1-2 सेकंड में क्या हो सकता है? अगर आपने माजी में बॉल टेम्परिंग के वाकयात देखे हो, अगर गूगल करके देखें वीडियो नजर आएंगी, तो उसमें बहुत देर तक बॉलर जो फील्डर होता है वो खुरच रहे होते हैं गेंद को, जिससे लग रहा होता है कि वाकई कुछ हो रही। तो 2-3 सेकंड में क्या बॉल की साख वो बिगाड़ देगा? लेकिन पहले एक तो 5 रन की पेनल्टी और उसके बाद अब जो उनके ऊपर लेवल 3 लगाया है तो 1 से 2 मैचों के लिए बैन भी हो जाएगा और फखर ने इस इल्जाम को तस्लीम भी नहीं किया, इसकी समाअत हो रही है। तो ये मुझे लग रहा है जल्दबाजी का कोई मुजाहरा नहीं करना चाहिए और इसको अच्छी तरह देखना चाहिए और जो इस तरह की चीजें उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट प्लेयर को देना चाहिए। बिल्कुल आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए कि भाई नजर आ रहा है, क्योंकि एक नजर में 1-2 सेकंड में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे बॉल की साख बहुत ज्यादा खराब कर देगा। तो सलीम खान साहब, आगे अब होगा क्या? जिस तरह से फखर ने तो इनकार कर दिया है, वो तमाम इल्जामात उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, तो आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है? आगे देखिए, उनको बैन करने का लग रहा है इस वक्त तक तो, क्योंकि चार्ज तो लग चुका है उनके ऊपर। अब वो जाएंगे अपनी सफाई देंगे और सफाई, आप पता नहीं उनकी बात मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन ये सुना ही है कि 1 से 2 मैच में देख रहा हूँ भी, क्या खबर आई है ऐसी कुछ भी नहीं है। 1 से 2 मैचों का लिए कितना ये कैसा साबित होगा उनकी ये जो पाबंदी, अगर उन पर 2 से 3 मैचेस की लग जाती है तो? बहुत बुरा साबित होगा। फखर उनके मेन प्लेयर है लाहौर कलंदर के और
पहला मैच उन्होंने जितवाया था। और जिस तरह से कल का जो मैच हारे कलंदर्स, वो इसी वजह से हारे कि जो 5 रन की उनके ऊपर पेनल्टी पड़ी, वरना आखिरी ओवर में हो सकता है दिफा कर लेते हैं हारिस 14 रन का, क्योंकि अब्बास अफरीदी ने छक्का चौका लगाया था। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाती है ना कि भाई इतनी लंबी पेनल्टी पड़ गई, अब इतने रन चाहिए थे, अब इतने से रह गए, तो उसके बाद वैसे ही एतमाद खराब हो जाता है, दिल खराब हो जाता है, तो उस तरह की जान नहीं लगाते। ऐसे ही नजर आ रहा था। ये तो पूरा उनकी कैंपेन पे बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा लाहौर कलंदर की, अगर ऐसा हुआ तो। राइट सलीम भाई, अब तक का सबसे फेवरेट मैच आपका कौन सा है जिसे देखने में आपको बहुत मजा आया? कंट्रोवर्सीज अपनी जगह पर बेहतरीन मैच आपको पीएसएल में इस वक्त तक कौन सा लगा? अब तक के जो मैचेस हुए हैं वो चल रहे हैं अच्छे, लेकिन कल का जो मैच था वो ऐसा लग रहा था कि वो, क्योंकि कराची लाहौर की आपको पता है राइवलरी तो है बहुत, हर तरफ बात होती है जिस तरह के भाई कराची लाहौर का मैच है, आओ देखें। तो कल का मैच जो था वो इंटरेस्टिंग था, ऐसा लग रहा था कि उसमें मजा आएगा और आखिरी बॉल तक जाएगा, लेकिन वो कंट्रोवर्सी की वजह से मैच जो है वो खराब हो गया। लेकिन अब तक का मुझे लग रहा है वही मैच आखिर तक अच्छा गया था। और भी अच्छे मैचेस हुए और आहिस्ता आहिस्ता होने, बहुत ज्यादा मैच है, तो हमें बहुत सारे ऐसे मैचेस मिलेंगे जो बहुत क्लोज भी होंगे, जिसमें काफी कुछ ऐसी चीजें भी नजर आएंगी, बिल्कुल एंड में फैसले हो रहे तो वो होंगे। अभी तो अच्छा, तो सलीम भाई साहब, आपको नहीं लग रहा हैदराबाद जो है वो लाहौर का जो आगाज का सफर था उसी डगर पर चलने के लिए है, और कुछ मुसलसल कहा जा रहा है कुछ खामियां भी नुमायां हो रही हैं? टू अर्ली टू से के लाहौर के राह पे चल पड़ी है, क्योंकि अभी पहला सीजन है उसका, नई टीम नहीं है। कई लड़के ऐसे हैं जो यूएस में क्रिकेट खेलते रहते, पाकिस्तानी थे लेकिन यूएस चले गए थे, वो अब आए काफी अर्से बाद यहाँ खेल रहे, और अभी कॉम्बिनेशन टीम का बन नहीं पाया। लेकिन 10 मैच हैं, 2 मैच हुए हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि बस अब ये बिल्कुल ही पारी हो जाएगी, टीम बाहर हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये लोग कमबैक करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल टीम है, प्लेयर्स अच्छे हैं। कैप्टन को भी अगर हम देखें तो लबुशेन, वो भी काफी क्रिकेट खेली हुई है उन्होंने, और लेकिन बात यही है कि अभी उनका एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा टीम का, और जो बन जाएगा अलग ऐसा रहा है, क्योंकि अब थोड़े दिन हो चुके हैं, टीम जैलन हुई है और वो साथ खेल रही है, और लड़के, सबसे बड़ा उनके साथ जो मसला आ रहा है वो साइम अयूब और उस्मान खान के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार है। और हम सब जानते हैं कि ये दोनों प्लेयर अगर चल जाए तो ये बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और अकेले मैच भी जितवा सकते हैं। इसी तरह माज है, वो भी एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन बदकिस्मती से ऑन पेपर टीम अच्छी है, खेल नहीं पा रही। तो जिस दिन इनका कॉम्बिनेशन क्लिक कर गया, मेरा ख्याल है ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर शुरू में इनके साथ वो कंट्रोवर्सी भी हो गई, वो बॉल वाली जो थी, वो भी बात एक समझ में नहीं आई कि बॉल का कलर चेंज हुआ तो इतना टाइम क्यों लिया गया। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब बॉल चेंज हो गई तो किट तो चेंज नहीं हुई थी, तो दूसरी बॉल जो थी उसके ऊपर क्यों नहीं पिंक कलर आया। तो कुछ समझ से बाहर थी काफी सारी चीजें। जो उनकी किट बनाई थी, मैंने वो भी मालूम किया, वो जो किट बनाई थी वो वही कंपनी है जो पाकिस्तान टीम की भी किट बनाती है, और बहुत सालों से इस काम के साथ मुंसलिक है। खैर, होती है इस तरह की चीजें यहाँ तो। अब लेट्स सी, उम्मीद यही है कि आगे के मैचेस में वो कमबैक करेगी, टीम आगे आएगी, क्योंकि पीएसएल के मुकाबले की फिजा बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि हर टीम परफॉर्म करे, ताकि आखिर तक जो एक। तो सलीम भाई, ये भी बताइएगा कि अभी तक कॉम्बिनेशंस की आप बात करें, अभी तक सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन आपको किस टीम में दिखाई दिए हैं? मुल्तान की टीम अच्छी नजर आ रही है, क्वेटा की टीम में भी। मुल्तान का क्योंकि जो जिस तरह से वो लोग खेले और वो जीते, उसमें दम लग रहा है, और लड़के भी मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं। कराची किंग की परफॉर्मेंस अच्छी है, और डेविड वार्नर की ज़ेर क़यादत वो अच्छे खेल रहे हैं। हसन अली की भी परफॉर्मेंस हम सब ने देखी। तो और क्वेटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ है, लेकिन वो इतनी बुरी भी नहीं है। तो अच्छी कोशिश कर रही हैं टीमें, आगे आ रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब समझें, जब कराची आ जाएंगे ना मैच खेलने के लिए, तब तक हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर आ चुकी होगी कि यार अभी ये टीम को ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी लंबी चल रही है पीएसएल, इसमें अप एंड डाउन आते रहेंगे। माजी में भी हमने देखा कि और कंट्रोवर्सीज भी निकलती रहेंगी, चलती रहेंगी साथ साथ, लेकिन वी आर होपफुल कि अच्छी क्रिकेट भी हमें देखने को मिलेगी। सलीम खालिद साहब, ये पिंडी वर्सेस पेशावर में, तो देखिए पिंडी में मोहम्मद आमिर है, पेशावर में बाबर आजम है, वो रिवायती हरीफ वाला थोड़ा सा मामला लगता है। और उस दिन के अगर मैच की हम बात करें तो विदाउट एनी 50 पेशावर ने मैच भी जीत लिया, और कोई 50 किसी प्लेयर की नहीं हुई थी। इसको कैसे देखते हैं? आगे का जो मैचेस हैं इनके कितने टफ होने वाले हैं? बाबर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं बहुत अरसे से, लेकिन इन्हीं
तो मैं अपने किसी शो में एक्सप्रेस की मैंने ये बात बोली थी कि PSL में हम एक मुख्तलिफ बाबर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लेस प्रेशर है। यहाँ पर आपके ऊपर कोई ये नहीं लगा कि भाई बाबर के ऊपर पूरी टीम है और ये ना हो जाए। वो है बिल्कुल इनका पेशावर का भी इंतजार है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कम होता है नेशनल टीम के खिलाफ के साथ खेलने के मुकाबले में। यहाँ वो कैप्टन है, ऑल इन वन है, सब कुछ वो कर रहा है, अपने पूरी आज़ादी है। तो यहाँ वो नजर भी आ रहा था कि खेल रहे हैं अच्छे तरीके से। और सलीम साहब एक वजह ये भी तो हो सकती है कि उन्हें ओपनिंग करने का मौका मिलेगा। ओपनिंग खेलते थे वो, उनको वन डाउन खिलाया गया, उनको नीचे खिलाया गया। ओपनिंग यानी तेज जो फास्ट बॉलर को खेलते थे अच्छा, उन्हें स्पिनर्स तक ले जाया गया। तो अब शायद परफॉर्मेंस इस वजह से भी चेंज हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो उसकी क्रिकेट है ना, वो यही है कि थोड़े नीचे वो खेलें, क्योंकि पावर प्ले वो अक्सर जाया कर देते। यहाँ जैसे मैंने कहा, अच्छा आमिर वाली आपने बात बोली, तो आमिर सारा साल तो टीवी पे बैठे रहते हैं, कभी किसी कॉमेडी शो में नजर आ रहे होते हैं, कभी किसी और जगह एक्सपर्ट बने होते हैं। तो क्रिकेट बड़ी फनी गेम है। आप लोग भी अपने शो अगर करने के लिए आ रहे हैं बगैर होमवर्क के आए, तो आप लोग भी स्ट्रगल करेंगे। साल भर आप कोई और सारा दिन कुछ और करें, फिर एकदम उठ के सुबह आके शो कर लें, कैसे करेंगे आप ब्रीफिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि माशाल्लाह शो आपका लोग देखते हैं, तारीफ करते हैं कि दोनों कितना जबरदस्त शो कर रहे हैं। तो क्रिकेट भी ऐसी है। क्रिकेट में ये नहीं होता कि PSL आ रही है तो भाई मैं क्रिकेट खेलूंगा, जा रहा हूँ मैं, आगे उठ के आगे खेलने लगे। भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, दूसरे मैचेस खेलो, नजर आएगा यार ये बंदा खेले। तो आमिर की इसीलिए दिल खोलकर पिटाई हुई थी उस मैच में, गालिबन 1 रन से 50 रह गई थी उनकी। तो आगे भी ये राइवलरी चलेगी। आमिर ने को के नो डाउट बाबर को कई बार आउट भी किया है, लेकिन एक शायकीन जो है उनका एक क्या कहते हैं, देखते भी हैं कि यार ये दोनों आपस में खेल रहे हैं, तो किस तरह इनका राइवलरी तो है। दुरुस्त, बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। PSL के हवाले से हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। और आपको पता है कि आज वर्ल्ड बायपोलर डे मनाया जा रहा है। बायपोलर एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि आपकी फैमिली, समाज, सोशल रिलेशंस के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा कर देता है। इस पर बात करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके हवाले से कोई आगाही मौजूद नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं चलता कि बायपोलर डिसऑर्डर जो है वो होता क्या है। बेसिकली हम इसको दूसरे बहुत सारे मसाइल के साथ रिलेट कर देते हैं। इस पर बात करना ज़रूरी है और बात करने के लिए इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अफाफ मंजूर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट स्पेशल नीड्स एंड रिहेबिलिटेशन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। डॉक्टर साहब, बहुत मूवीज़ में हमने देखा है बायपोलर की बात करते हैं, लेकिन लोग ठीक तरह से समझते नहीं हैं इसको। ज़रा समझाइएगा कि बायपोलर होता क्या है। हाँ, इसमें ऐसा है अली कि इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉमन हैं और अक्सर पेशेंट्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और जब पेशेंट एक्सप्लेन ना कर पाए, घर वाले एक्सप्लेन ना कर पाए, तो समटाइम्स डॉक्टर्स को भी अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर पेशेंट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके और डॉक्टर जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, तो वो डेफिनेटली आइडेंटिफाई हो जाता है। इसका मसला ये है कि ये जिस तरह से आइडेंटिफाई अर्ली स्टेज पे हो जाना चाहिए वो नहीं हो पाता, और हम अक्सर बाकी बहुत सारे डिसऑर्डर्स या बहुत कॉमन जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस वाली सिचुएशन उसके साथ हम इसको रिलेट कर देते हैं। लेकिन इसके कुछ बहुत क्लियर साइंस एंड सिम्टम्स पे हम आज बात करते हैं ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट हो सके, एंड आई विल ट्राई टू बी सिंप्लीफाइड ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो इसको समझ सकें। देखें, बायपोलर जैसे कि नाम से जाहिर है, बाय मीन्स दो और पोलर मीन्स दो एक्सट्रीम्स हैं। वन इज़ एक्सट्रीम देयर जहाँ पे बहुत हाइज होते हैं, और दूसरी एक्सट्रीम है जहाँ बहुत लोज होते हैं। अब हाइज में जो है दैट इज़ मैनिक पीरियड, यानी जिसमें मेनिया का पीरियड है, पेशेंट बहुत हाई फील करता है। इसमें 2-3 सिम्टम्स जो बहुत क्लियर आ रहे होते हैं वो ये है कि पेशेंट इटसेल्फ अपने आप को बहुत ग्रैंडियोसिटी में होता है, समझता है। बल्कि आपने बाज़-औक़ात कहीं सुना होगा कि कोई एकदम से किसी के ऊपर ये कैफियत आती है, वो कहता है कि मैं इस दुनिया से बढ़ के कुछ कर सकता हूँ, मैं इस दुनिया को चेंज कर सकता हूँ। समटाइम्स रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी लोगों के अंदर आ जाते हैं और एक्सट्रीमिज़म पे चले जाते हैं। वो कहते हैं, बैठे बैठाए कहते हैं कि मैं तो जो है ना वो दुनिया बदल दूँगा, और बहुत क्विक आइडियाज़ उनके अंदर जो है वो रन कर रहे होते हैं। यानी 5 मिनट अगर आप उनके साथ गुफ्तगू करेंगे तो 5 मिनट में 100 आइडियाज़ आपको देंगे और उनकी एनर्जी बहुत हाई होगी। फिर इसमें बहुत कॉमन ये होता है कि बहुत दिनों तक बाज़-औक़ात सो भी नहीं पाते हैं, यानी बड़े हाई उसके अंदर फील में चल रहे होते हैं। घर वालों के साथ अगर बात करेंगे तो किसी को कुछ नहीं समझते। अच्छा, फिर इसके अंदर एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि जब अपने आप को बहुत हाई फील कर रहे होते हैं तो वो एक्सपेंसिव मोड में भी चले जाते हैं। अच्छा, यानी वो अखराजात ऐसे करेंगे जैसे दे आर किंग,
मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं तो उनकी स्टोरीज़ होती हैं। एक फैमिली जो है वो आती है और वो बताती है कि उसके हस्बैंड जो हैं वो जब इस मेनिया की फेज़ में होते हैं तो जो सैलरी है वो सारी अपनी बांट बूंट के आ जाते हैं। ही फील्स लाइक अ किंग, शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब इसमें रिस्क हैं, जैसे ATM कार्ड अपना खाली करके आ जाएंगे, कोई गैम्बलिंग करके आ जाएंगे, मतलब दे कैन डू एनीथिंग लाइक दैट बिकॉज वो बहुत हाई उसके अंदर जा रहे होते हैं। और ये वाला जो ड्यूरेशन है आम तौर पर 7 से 8 दिन तो बहुत कॉमन है। ओके मतलब मैक्सिमम। अगर हम जर्नल मूड डिसऑर्डर्स की बात करें या डिप्रेशन की बात करें तो उसमें मूड डिसऑर्डर्स में देखें आपका ऐसा होता है कि एक दिन आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, दूसरे दिन आप थोड़ा सा बेहतर फील करते हैं, या एनवायरनमेंट के चेंज की वजह से फ़ौरन आपके अंदर कोई तब्दीली आ गई। लेकिन ये कंप्लीट 7 to 8 डेज़ का मिनिमम सर्कल है जो कि मेनिया का है, जिसमें बहुत हाई फील हो रहा ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इसका पोल है दैट इज़ डिप्रेसिव, यानी उसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, होपलेसनेस आ जाती है। वो जो आइडियाज़ पिछले 7-8 दिन में उसको बहुत हाई किए हुए होते हैं वो सब के सब कहीं एक साइड पे रह जाते हैं और वो उठ के नाश्ता भी नहीं कर पाता है। इस तरह की सिचुएशन भी चली जाती है। समटाइम्स इवन के अपनी जान लेने के ख्यालात भी जो हैं वो आते हैं। और ये जो डिप्रेशन का फेज़ है ये थोड़ा प्रोलॉन्ग भी कर सकता है, 1 से 2 महीने 3 महीने तक भी हो सकता है। सो ये बड़े क्लियर डिस्टिंक्ट किस्म की क्लासिफिकेशन है या सिम्टम्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जर्नल डिप्रेशन क्या है या जर्नल मूड स्विंग्स क्या है और बाइपोलर की कंडीशन क्या है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसमें हमें ये बताएं कि हमने देख लिया कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कुछ कॉजेज़ भी होते हैं क्या? इंसोम्निया या नींद का पूरा ना होना या फिर कोई और इस तरह की चीज़ जो इसको ट्रिगर करती है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है? हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसमें शामिल है। असल में अगर हम इसी कॉज की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा जो है वो इट्स अ जेनेटिक। ओके। एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसको सिर्फ ट्रिगर करते हैं या इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा, नींद का ना आना इसकी वजह नहीं है लेकिन इसका रिजल्ट है। जैसे मेनिया की फेज़ है तो उसमें पेशेंट बाजुका 3-3, 4-4 दिन नहीं सो पाता। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है क्योंकि हार्मोनल एक्टिविटी उसके अंदर ब्रेन के जो हार्मोन्स हैं या जो ब्रेन के केमिकल्स हैं उनकी सिक्रेशन ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से वो सो नहीं पाता। और जब वो सो नहीं रहा तो ऐसा नहीं कि वो गिरता फिर रहा है, वो हार्मोन्स की एक्टिविटी उसकी इतनी डिफरेंट हुई भी होती है केमिकल्स की कि वो नॉर्मल भी फील कर रहा होता है। ही इज़ एक्टिव आफ्टर नॉट स्लीपिंग इवन लाइक 3 nights और 4 nights, और वो बहुत हाइप उसके अंदर चल रहा होता है। लेकिन ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के लिए बैलेंस ज़रूरी है, सोना जागना और उसका बॉडी का रिपेयर और एवरीथिंग, और जब नहीं कर पाता तो फिर ऑफ कोर्स वो एक डिप्रेशन की फेस में जाता है। इसमें एपिसोड्स का आपने कहा कि वो आती हैं 7 days या 4 days 5 days इस तरह की 7 days minimum, 7 days हाँ, पूरी एपिसोड हाँ, होती है। मेनिया तो कई लोग तो इसको एक ही दिन में कई बार एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, ऐसा भी होता है या वो नहीं? वो और कंडीशन है जो कि वो मूड स्विंग्स हैं जो कि एक ही दिन में आपके कई तरह के मूड्स हो सकते हैं कि अभी आप बैठे हुए कह रहे हैं कि हाँ मैं बिल्कुल जो मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा काम है, मैं उठता हूँ अभी बैठता हूँ जाके कर लेता हूँ, और उसके बाद से कोई ऐसी सोच दिमाग में आ गई या कुछ भी ऐसा कोई एनवायरनमेंट से कोई ट्रिगर मिल गया तो आप बिल्कुल वो डिप्रेशन में चले गए, और उसके बाद फिर किसी फ्रेंड की कॉल आ गई, आप अच्छा मूड हो गया। ये एक डिफरेंट कंडीशन है, लेकिन ये प्रॉपर एक एपिसोड है जिसको आपने ऑब्जर्व करना है कि वो 7 से 8 दिन मुसलसल एक जैसी कंडीशन में रहेगा। और ये एपिसोड्स लाइफ में बाज़ वक़्त एक दफ़ा हो सकती हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा हो सकती हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा भी आपके साथ लाइफ में एक एपिसोड ऐसी आ जाती है तो उसका मतलब है कि यू आर इन दैट डिसऑर्डर और उसको आपको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। हम इसके ट्रीटमेंट पर भी आते हैं। डॉक्टर साहब पहले हमें ये बताएं कि रेशियो किस में ज़्यादा है, ख़वातीन में या मर्दों में, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है अभी तक की कि बाइपोलर डिसऑर्डर? देखिए रिसर्च यही बताइए इट्स नॉट मच डिफरेंस, दोनों में ही ज़्यादा है। लेकिन ऑफ कोर्स फीमेल्स और मेल्स का जब हम जेंडर डिफरेंस देखते हैं तो वो हमारे सोसाइटल और कल्चरल इम्पैक्ट्स की वजह से हमें देखने को मिलता है। फीमेल्स में आइडेंटिफाई कम होता है, मेल्स में जल्दी आइडेंटिफाई भी हो जाता है। मेल्स आर इन मोर डोमिनेटिंग पोजीशन, तो वो अपने जो सिम्टम्स हैं वो उनको बहुत क्लियरली भी वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज इट्स नॉट। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट नाउ, क्योंकि इसका डेफिनेटली जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पर भी पड़ता है और सोसाइटी का भी ऐसे पेशेंट्स पर पड़ता है। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जैसे ही आइडेंटिफाई कर लें कि ये डिसऑर्डर है, और अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे लेकिन स्टिल समझ ये रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, तो फ़ौरन जो है वो चेकअप कितना ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से थेरेपीज़ या मेडिसिन इनको हेल्प आउट कर सकते हैं? देखिए इसमें जो इसका ट्रीटमेंट है वो दोनों तरह से होता है।
सबसे पहले मेडिकेशन है। मेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, बिकॉज जो ब्रेन केमिकल्स हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है। कुछ केमिकल्स हैं जो बहुत हाई क्वांटिटी में रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए फौरी तौर पे मेडिकेशन की ज़रूरत है। सो मेडिकेशन इज़ द फर्स्ट थिंग। उसके साथ साथ साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है, जो कि इनके मूड्स को बैलेंस रखने के लिए, इनके थॉट्स को, इनकी परसेप्शंस को बैलेंस रखने के लिए और इनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, इनको नॉन जजमेंटल सुनने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो घर वालों की सपोर्ट है। ऑफ कोर्स फैमिलीज़ सफ़र भी करती हैं और फैमिलीज़ बाज़ का इग्नोर भी करती हैं या अंडरस्टैंड नहीं करती हैं। सो फैमिली की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत ज़रूरी है और फैमिली का सपोर्ट देना, यानी ऐसे पेशेंट को वो टाइम फ्रेम ना, उसकी मेडिकेशन का ख्याल रखना और उसको थेरेपीज़ के लिए लेके जाना, ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि हमारी सिचुएशन ये है। इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं उनका रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे आइडेंटिफाई बिल्कुल आइडेंटिफाई करना और फिर पेशेंट को इस तरह से एग्री करना। जाहिर है कोई भी इंसान जब आप उसको कहते हैं कि मेंटल इलनेस है, हम सर दर्द को, पेट दर्द को, हार्ट अटैक को, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आपको कोई ज़हनी बीमारी है तो उसके लिए हमारी एक्सेप्टेंस जो है वो क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है। यानी इसमें आपकी जो है ना, इसके साथ साथ आपकी आगाही होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफाफ। आप हमारे साथ ही बाइपोलर डे के हवाले से बात हो रही थी। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।